ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए। हम पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, क्या पढ़ाए थे? प्लासी का युद्ध, वही ना पढ़ाए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम पढ़ाए थे 20 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर और राय दुर्लभ। ये क्या था? ये उसके साथ धोखेबाजी कर दिया। और दो गो और था, कौन कौन? मोहनलाल और मीर मदान। ये क्या किया था? ये सिराजुद्दौला की तरफ से वफादारी की लड़ाई लड़ते लड़ते मैदान में ही क्या हुआ? मारा गया, लेकिन पीछे नहीं हटा, आना धोखेबाजी किया। लेकिन मीर जाफर और राय दुर्लभ क्या किया था? तो याद रखिएगा, ये दोनों क्या किया था? नवाब के साथ धोखेबाजी किया था। क्या किया था? क्वेश्चन इसी से पूछता है। किससे पूछता है? समझे? इधर ध्यान दीजिए, इसी से पूछता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि धोखेबाजों को इतिहास में ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, वो वफादार था, इस बेचारा को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन अगर अंदर से पूछेगा तो इससे भी पूछेगा। अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है कितना वफादार रहता तो हम लोग क्या याद करते का? अब देखिए उसके बाद से क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला जब 20 जून 1757 के प्लासी के युद्ध में हार गया तो उसके बाद क्या किया? मीर जाफर को यही ना बोले थे, मीर जाफर जो था क्या था? सिराजुद्दौला से पहले जो अलीवर्दी खान शासक था, अलीवर्दी खान का सेनापति हुआ करता था। और ये सोचता था कि अलीवर्दी खान का जब मृत्यु होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? नवाब बनेंगे। लेकिन अलीवर्दी खान बना दिया अपने नाती का। तो इस बेचारे का मन में शौक था कि हमको नवाब बनना है, तो इसी को लेकर क्या था? छल किया था। उसके बाद जब इसको अंग्रेज क्या किया था, इसको मिला लिया, और मिला के जब प्लासी का युद्ध जीत गया उसके बाद से अंग्रेज का कठपुतली बन गया। अब जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे इसको क्या करना पड़ता था। अब क्या हुआ, ये अंग्रेज का कठपुतली था। इसके शासनकाल में अंग्रेज बहुत फायदा उठाते थे, माने जैसे ही कहते थे वैसे ही इसको क्या करना था, क्योंकि अंग्रेज ही इसको जीत के बैठाए थे। अगर नहीं करता तो फिर इसको नवाब के पद से क्या करते? हटा देते। बेचारा का शौक था नवाब बनने का, तो ऐसा नवाब बनने से क्या फायदा है। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से जब प्लासी की जीत गया तो गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। तो पूरी जगह प्लासी की युद्ध के बाद कौन गवर्नर बना? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और इस 1757 से 1760 तक गवर्नर बना। ठीक है, उसके बाद से 1760 में ये क्या हो रहा है, इसको भेज दिया गया इंग्लैंड। कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड। और ये क्या हुआ, गवर्नर पद से हट गया। उसके बाद से जब ये हट गया तो उसी की जगह पे कार्यवाहक गवर्नर बनाया गया था। क्या किया गया था? यही कार्यवाहक गवर्नर का पद विलियम हॉलवेल बना था। कौन बना था? यही में कालकोठरी में बचा था, समझ गए? तो विलियम हॉलवेल को बनाया गया। और उसके बाद से विलियम हॉलवेल, अब उसके बाद से क्लाइव के बाद नेक्स्ट गवर्नर वेंसीटाट बना। इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के बाद नेक्स्ट गवर्नर कौन बना था? वेंसीटाट। कौन बना था? वेंसीटाट। तो ये क्या था? वेंसीटाट गवर्नर बना। और उसके बाद 1760 में क्या हुआ, विलियम हॉलवेल और मीर जाफर के बीच कुछ बात लेके, कुछ आनाबानी लेके कुछ बात बिगड़ गया। ठीक है, तो जब बात बिगड़ गया तो उसके बाद हॉलवेल और सब अंग्रेज मिलकर मीर जाफर को नवाब के पद से हटा दिया। और उसके बाद से अगला नवाब कौन बन गया? मीर कासिम। इसको मीर जाफर को हटा के किसको बना दिया? मीर कासिम। और मीर कासिम था तो ये देखा कि अंग्रेज लोग समझ गया था, अंग्रेज का चाल ये भी समझा था। तो ये क्या किया, जहाँ ये कोलकाता में था यहाँ उसको बार बार टॉर्चर करता था। तो ये क्या किया, उन लोगों से अलग हट के एक अलग शहर बनाया, मुंगेर। क्या बनाया? और मुंगेर में ही अपना राजधानी बना लिया। क्या किया? मुंगेर में राजधानी बना लिया। और वहाँ एक तोपखाना बनाया, माने तोप जहाँ बनता हो। भीतरे भीतरे सोचा कि ये अंग्रेज तो विदेशी है, इस सबसे लड़ना है, इस सबको क्या करना है? भगाना है। अगर नहीं भगाते हैं तो धीरे धीरे हम ही लोग अस्तित्व खत्म कर देगा। इसके दिमाग में चलता था।
ये क्या कि तोपखाना बनाया और वहां पर एक सेना के ट्रेनिंग सेंटर बनाया, जिसको प्रशिक्षण केंद्र भी कहते हैं। तो वहाँ क्या किया, सेना को ट्रेनिंग देने लगा कि मतलब हम लोग अगर अंग्रेज से लड़ेंगे या किसी से भी लड़ेंगे तो कैसे क्या होगा, लड़ना है तो ट्रेनिंग मिलेगा तभी तो ये क्या किया, प्रशिक्षित सेना को करने लगा। मैंने वहीं पे एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया, वहीं ट्रेनिंग सेंटर में क्या किया, इन लोग को ट्रेनिंग करने लगा, उसी को प्रशिक्षित कहते हैं। उसके बाद हॉलवेल को ये सब काम क्या हुआ पता चल गया। हॉलवेल को पता चल गया कि मुंगेर जो राजधानी ले गया है वहाँ एक तोपखाना बनाया है, तोप का निर्माण कर रहा है, और प्लस में अपना सेना अलग से स्पेशल बनाया है और उसका क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, और ट्रेनिंग दे रहा है जो हम लोगों से ही लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद विलियम हॉलवेल क्या किया, सेनापति अपन सेना लेके आया, मीर कासिम पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया, मीर कासिम पर अटैक कर दिया, और मीर कासिम क्या वहां से भाग गया। उन लोग मैंने पकड़ में नहीं आया, वहां से किसी तरह अपना जान बचा के क्या हुआ, भागा। अब भागते भागते गया और अवध के नवाब वहाँ कौन था, सुजाउद्दौला। बताए थे ना, यहाँ पर जब अंग्रेज कह रहे हैं मुगल, जब मुगल औरंगजेब के बाद जितना भी शासक हुआ वो सब कमजोर था, वो सबसे देश पूरा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसके बाद से सब अलग अलग प्रांत अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो उसी में से अवध के उस टाइम का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला। अभी गया सुजाउद्दौला से अपना दुख दर्द बताया कि देखो अंग्रेज ऐसे ऐसे हमको मार रहा है, विदेशी होके, आप हमको साथ दीजिए। ये बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम पड़ोसिया हैं। उसके बाद इसको गया, उसके बाद दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, उस समय क्या था, मुगल शासक था, शाह आलम द्वितीय को भी मिलाया, बताया कि ऐसे ऐसे बात है, आप हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग तीनों आदमी मिल के अंग्रेज को हरा देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शासन करेंगे। ना वो पीछे हम लोग कथी लिख रहे हैं, तन ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। ऐसा थोड़ी हम आए हैं पंडित जी के कथा कहने, यहाँ बाचलम करके चल दिए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो उसके बाद से क्या हुआ, ये आया सुजाउद्दौला के पास, और किसके पास, शाह आलम के पास, और ये क्या किया। अब उसके अलावा यहाँ पर जो था आपको सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को मिला लिया, कौन, मीर जाफर नहीं, मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम अपने आप में मिला लिया, और बोला कि हम लोग मिल के तीनों आदमी अकेले अंग्रेज से लड़ेंगे और अंग्रेज को क्या करेंगे, हरा देंगे। ये सब चाल अंग्रेज भी जानता था, अंग्रेज भीतर सब पता कर रहा था। ऐसा थोड़ी है अंग्रेज को समझना इतना मुश्किल है कि समझिए कि जिस तरह छोड़िए हाँ, अंग्रेज को इस सब के क्या हुआ, इन लोग नहीं समझ पाया। अंग्रेज क्या किया, भीतर बहुत इतिहासकार का कहना है कि उजा के शाह आलम द्वितीय से क्या किया, भीतर ही सेटिंग कर लिया कि देखिए हम इन दोनों को अगर हरा देते हैं तो इसमें से कुछ राज आपको भी दे देंगे, कुछ का कहना है। तो शाह आलम द्वितीय तो इन लोगों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन अंदर मन से नहीं लड़ रहा था, समझ गए। अब बहुत लोग कहते हैं कि तीनों मिलकर लड़ा था, नाम के शाह आलम द्वितीय इसके तरफ से था, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हुआ, तो सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ठीक है। उसके बाद से क्या यहाँ पर लिख दिए हैं, 22 अक्टूबर 1764 को एक जगह था बक्सर, अब बिहार में ही है, ठीक है। बक्सर में अंग्रेजों के सेना से क्या हुआ, भिड़ंत हो गया। और जैसे बिहार अभी जो है उसमें बंगाल वाला एरिया में पड़ता था, तो बंगाल में तो पूरा अंग्रेज का शासन था। तो ये सब क्या हुआ, तो सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों मिल के अंग्रेज पर क्या किया, अटैक किया। और अंग्रेज का उस समय सेनापति था हेक्टर मुनरो, और सेना की अंग्रेज का अकेले सेना जो हेक्टर मुनरो का सेना जो था, ये तीनों का सेना को क्या किया, हरा दिया, ठीक है। अब हरा दिया तो अब देखिए इंडिया में उस टाइम यही तीन को सबसे मजबूत शक्तिशाली शासक थे। अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली में था शाह आलम द्वितीय, अब बंगाल का शासक था मीर कासिम। अब इस तीनों को सेना को इकट्ठे हरा दिया। अब इंडिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं था कि अंग्रेज को हरा दे, समझ गए।
अभी बेचारा सब ये अकेले लड़ रहा था तो सोचता, अब तीनों इकट्ठे हार गए तो अब क्या बोलेगा। अब बोला कि ठीक है अब जैसे तुम लोग कहो। तो अब क्या हुआ, संधि हुआ। अब इन लोगों को तो संधि होगा, लेकिन उस समय देखिए, तो उस समय जब मीर कासिम यहाँ से भागा था, बताए थे ना जो तो खाना बना रहा था, तो उस समय विलियम हॉलवेल अटैक किया, तब मीर कासिम वहां से क्या हुआ, भाग के चल गया और सुजाउद्दौला के पास। जब वो भागा तो उसमें फिर मीर जाफर को क्या किया, नवाब बना दिया। तो मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया। जब ये भाग गया तो उस सब क्या किया, दोबारा उसको नवाब बना दिया। तब पूछ देगा बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय नवाब कौन था, मीर जाफर। मीर कासिम तो इसके तरफ से लड़ रहा था, तब तक मीर जाफर क्या था, नवाब था। अब उस समय के गवर्नर कौन था, वेंसीटाट। समझ गए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब उस समय तो लड़ाई लड़ा था तो मीर कासिम लड़ रहा था, ठीक है, बक्सर युद्ध में ये तीनों एक साथ। लेकिन नवाब के पद पर कौन बैठा था, मीर जाफर। और गवर्नर के पद पर कौन था, वेंसीटाट। और सेनापति के रूप में लड़ाई कौन लड़ा था अंग्रेज की तरफ से, तो हेक्टर मुनरो। इतना याद रखना है। देखिए वेंसीटाट जो गवर्नर था, ये क्या देता है, क्वेश्चन दे देगा रॉबर्ट क्लाइव, धक सबको मार के चलाएगा, ठीक है। तो ये बक्सर युद्ध के टाइम में गवर्नर कौन था, वेंसीटाट। इसको जरूर याद रखना है। अगर इसको याद रखिएगा तो औरों से समझिए कि आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब 1765 से 1767 तक फिर उसके बाद से दोबारा गवर्नर बन के आया। जो 1764 में बक्सर का युद्ध जीता, 22 अक्टूबर हो गया था। तो ये लगभग मान लीजिए 64 खत्म होने वाला है, 1-2 महीने के बाद। उसके बाद 65 आ जाएगा। अरे अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर के बाद तो फिर अगला साल आ ही जाएगा 65। तो 1765 में फिर क्या हुआ, जो वेंसीटाट था इसके जगह पर फिर दोबारा गवर्नर बनाया रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव 1760 में तो चला गया था, तो फिर इसको 1765 में बुलाया। अब बुलाने के बाद से फिर 1767 तक ये क्या हुआ, गवर्नर के पद पर रहा। इस सबको समझ में आ गया कि ये नहीं रह रहा है तो ये सब क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, इसको बुलाओ। ये बहुत चतुर था, ठीक है। आज पूरा मैंने युद्ध के बारे में पूरा अच्छा से रणनीति जानता था। अब पूरा इंडिया में रहा था इतना दिन, तो पूरा क्या हुआ था, माहौल को समझ गया था, कैसे इंडिया के लोग को कंट्रोल करना है। इसी सोच से वो सब इसको बुलाया था। जब ये आया तो यही क्या हुआ कि 2 संधि किया। क्या किया, 2 संधि हुआ। चूंकि बक्सर युद्ध में तो ये तीनों शासक हार गया था, अंग्रेज जीत गया था। आज युद्ध के बाद से संधि होता है, उसके बाद से 2 संधि हुआ। एक फर्स्ट जो संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 को। कब हुआ था, 12 अगस्त 65 को। इसमें अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, इंडिया की तरफ से शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय, जो दिल्ली का शासक था मुगल वंश का। तो ये क्या था, शाह आलम द्वितीय, और इसके बीच में क्या होगा, संधि हुआ। और संधि में इस शर्त रखा गया, जो इलाहाबाद और कड़ा वाला एरिया है, जो कड़ा एरिया उसको कहा जाता है, जो कौशाम्बी वाला एरिया, ठीक है। तो जो महाजनपद हम लोग कौशाम्बी पढ़े हैं, वही एरिया बाद में ये क्या हुआ, कड़ा वाला एरिया उसका नाम पड़ गया। तो ये कड़ा वाला एरिया और इलाहाबाद वाला एरिया दोनों दे दिया गया शाह आलम द्वितीय को। ये दोनों एरिया उस टाइम था सुजाउद्दौला के पास, जब तक युद्ध नहीं हुआ था तो अवध क्षेत्र में आता था। किसमें आता था, जितना इलाहाबाद वाला एरिया जो यूपी में है उस सब किसमें आता था, अवध क्षेत्र में। ये कड़ा वाला एरिया भी आता था अवध क्षेत्र में। अवध का शासक कौन था, सिराजुद्दौला कि सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला था। प्लासीय युद्ध में उसाफ हो गया, ठीक है। अब देखिए तो इलाहाबाद और कड़ा वाला एरिया किसके क्षेत्र में आता था, अवध वाला, यानी सुजाउद्दौला के पास था। अब इसको क्या किया, ये सब तो अंग्रेज जीत गया, और जीतने के बाद ये दोनों एरिया किसको दे दिया, हाँ शाह आलम द्वितीय को, ठीक है। और इसी कड़ा वाला एरिया में इससे पहले जो मेडिएवल भारत में पड़ेगा, तो उस समय एकता होता था अलाउद्दीन, एकता मतलब गवर्नर, ठीक है। जब इथी इसके जलालुद्दीन इसका शासक था, तो इसी कड़ा एरिया में गवर्नर बनाया था अलाउद्दीन खिलजी को। क्या बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी को। जब जलालुद्दीन जब इंडिया का शासक होता था, दिल्ली सल्तनत में पढ़िएगा, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनाया था,
काड़ा वाला एरिया का क्या था, एकता था, एकता को ही उस समय गवर्नर कहा जाता था, ठीक है। तो वही काड़ा वाला एरिया अभी दोनों किसको दे दिया गया, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय को क्यों दिया, क्योंकि इसको मिला लिया था अपने में कि हम लोग जीतेंगे तो कुछ एरिया आपको भी दे देंगे, ठीक है। इसका एरिया को तो छोड़ दिया और यहाँ से सुजाउद्दौला के 2 एरिया इसको दे दिया। उसके अलावा एक और एरिया दिया था चुनारगढ़, क्या था, ये भी पड़ता था यूपी में ही, ये मिल गया था किसको, शाह आलम द्वितीय को। तो इतना एरिया उसको संधि में दे दिया गया। अब प्लस में ये भी कहा गया कि 26 लाख रुपया पर ईयर आपको दिया जाएगा पेंशन के रूप में। किसके रूप में, पेंशन के रूप में। तो शाह आलम गुच्छ हो गया, बोला कि ठीक है अब क्या दिखते हैं, ऐसे सबको उतना शासक से मतलब नहीं था, अयासी जीवन जीना था। ऐसे भी तो इसको क्या मिल गया, इलाहाबाद पूरा मिल गया, अब यहाँ से टैक्स लेगा, काड़ा वाला एरिया था ये पूरा मिल गया, यहाँ से टैक्स लेगा, चुनारगढ़ मिल गया यहाँ से टैक्स लेगा। अब प्लस में अंग्रेज 26 लाख पर ईयर रुपया देते थे, अब इसको कुछ कमी नहीं था, अब इसी में मस्त था। तो अंग्रेज इधर अपना साम्राज्य क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। उसके बाद से दूसरी संधि हुआ 16 अगस्त 1765 को। तो 16 अगस्त 1765 को फिर दूसरी संधि हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला है, क्या सुजाउद्दौला किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच। तो रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच ये संधि हुआ कि बोला कि इकाड़ा और इलाहाबाद के एरिया जो सुजाउद्दौला के उस समय औध एरिया माता था, ये सब दे दिया जा रहा है शाह आलम द्वितीय को। आप बात मानिएगा, देना चाहिए, यदि हाँ ठीक है, अब नहीं तो क्या करता, इसका हत्या करा देता। और मान लीजिए हार गए हैं तो क्या कीजिएगा, और नहीं मानिएगा तो लड़ाई कीजिए, लड़ाई में ऑलरेडी पहले से हार गए हैं। तो ये बोला कि ठीक है, ये तो पहले मेरे फेवर में था, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं, कह रहे हैं देने के लिए तो दे दीजिए। उस पर ये एग्री हो गया, यानी राजी हो गया। तो इसको भी तो राजी होना ना पड़ेगा। उसके बाद से जितना युद्ध में हम लोगों का हरजाना हुआ है, युद्ध जो बक्सर के युद्ध में हुआ है, तो अंग्रेज का कहना था कि हम लोग को टोटल 50 लाख रुपया खर्च हुआ है उस समय, समझ रहे हैं ना, आपको उतना युद्ध का हरजाना देना पड़ेगा। तो ये बोला ठीक है देंगे, क्या करेगा, देना ही पड़ेगा। उसके बाद से चुनारगढ़ एरिया था, ये बोला कि ये भी हम क्या करेंगे, शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। बोला कि ठीक है, अंदर के मन से तो नहीं है देने का, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नहीं देंगे, दे दे रहे हैं। उसके अलावा अवध जितना एरिया है, अभी तक तो हम लोग बंगाल में फ्री में व्यापार करते थे, अब क्या करेंगे, अवध में भी व्यापार हम लोग फ्री में करेंगे, ठीक है। इस शर्त को आपको मानना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, इसको अवध में अब क्या करेंगे, अंग्रेज फ्री में व्यापार करेंगे, ठीक है। और नींद ले रहे हैं, तकियो क्या मंगाते हैं आए? अच्छा ध्यान लगाए थे, अंतरात्मा सब कर रहे थे, इधर ध्यान दीजिए। देखिए यही तो गलती है, हम लोग गलती करते करते है ना, और ये ठीक है, नींद आ गया था। सुनिए, रात में 1 बजे 2 बजे उधर क्या कर रहे हैं 1 बजे 2 बजे जागते हैं का, आए? देखिए आप लोग 11 बजे सो जाइए, 5 बजे जग जाइए, 6 घंटे नींद पूरा हो जाएगा, उसके बाद दिन भर पढ़िए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 2 बजे जागिएगा और सुतिएगा, 5-6 बजे उठ जाइएगा, 3 घंटे में नींद पूरा नहीं होगा, और उसके बाद दिन भर सुतिएगा तो वो नींद पूरा नहीं होगा। रात में कम से कम 5 से 6 घंटा क्या कीजिए, कंटिन्यू नींद लीजिए, और उसके बाद दिन भर नहीं सोइएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं होता। क्या है ना, बॉडी को क्या होता है, दिन भर देखिए होता क्या है कि दिन भर जो काम करते हैं ना, तो बॉडी का हरासमेंट होता है, और बॉडी के सोने के बाद से क्या होता है ना, बॉडी ही अपने शरीर को क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। जिस तरह से गाड़ी खराब हो जाता है तो ले जाते हैं, सर्विस कराते हैं, बाइक को ही दे देते हैं, तो रिपेयरिंग करता है, तो फ्रेश हो जाता है, फिर मैंने उसमें से अचरा कचरा जो है निकाल देता है। उसी तरह से शरीर है, नींद क्या करता है, बॉडी को रिफ्रेश करता है, समझ गए। तो नींद लेना जरूरी है, अगर नहीं तो दिन में चलते फिरते मत सोइए, घोड़ा सोता है, ठीक है, चलते फिरते खड़ा रहेगा सोचता है। घोड़ा देखिए, घोड़ा ऐसा है कि खड़े खड़े सो लेगा, हाथी ऐसा प्राणी है कि चलते चलते सो लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा, मन में ध्यान रखिएगा, न मन में मत ध्यान रखिए,
ठीक है, लेकिन क्लास में मत सुनिए, चुनावा पटाइए मत। देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं कि पढ़ने हैं, रिफ्रेश भर कर कीजिए, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। एक होता है कि मान लीजिए अगर पढ़ रहे हैं लगातार 2 बजे तक तो पढ़िए, कोई बात नहीं है, उसके बाद 6 घंटा सो जाइए, 8 बजे ले, तो वैसा रूटीन बना लीजिए। और नहीं तो खुद 2 घंटा सोते, खुद 1 घंटा व्हाट्सएप चलाए, सोते फिर ना बेचैनी है कि नींदे नहीं आ रहा है, सब कोई तो टेंशन में आराम से सोचिए, टेंशन खत्म हो जाएगा। सुनिए उसके बाद से क्या बोला कि और में हम लोग फ्री व्यापार करेंगे, ठीक है, अगर आपका कोई आदमी रोक टोक नहीं करेगा, हम लोग कोई टैक्स नहीं देंगे। बोला कि ठीक है। उसके बाद से औध में ये बोले, अंग्रेज बोला कि औध की सुरक्षा हम लोग करेंगे, औध में कोई भी अगर बाहरी आक्रमण होता है, चाहे कोई भी उसका रिस्क हम ले रहे हैं, कोई नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। मैंने सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये सेना का पूरा खर्च नवाब को देना है। तो ये कहने कौन सुरक्षा गारंटी लिया। अब वही बात हुआ कि हम गारंटी ले रहे हैं, यहाँ 10 गो हम सेना रख दे रहे हैं, 10 को सैलरी आपको देना है। उस तरह से हम 50 को रख देंगे, क्या दिक्कत है, तभी कौन गारंटी हुआ है। यहाँ देख रहे हैं कि 1 से खतरा है तो 10 को सेना रख देंगे, खतरे नहीं है। तो देखिए ये कितना चालू था सब। बोला कि ठीक है हम पूरा औध की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, लेकिन सेना का खर्च क्या करना पड़ेगा, नवाब को देना पड़ेगा। नवाबों वाला ठीक है, ठीक है, ये सब शर्त मान लिए, यानी सुरक्षा की गारंटी लिए थे, अब खर्च नवाब देंगे, और में फ्री व्यापार करेगा। चुनाव बढ़ कर रहा तो हम साल अंगूठियों को दे देंगे, यो कहा ठीक है, कड़ा बोला कि दे देंगे, बोला कि दे दो, इलाहाबाद दे दो, बोला कि और कुछ देना है तो दे दो, कोई दिक्कत ना है। उसके अलावा यहाँ युद्ध का हार जाना 50 लाख, मैंने इस बेचारा को भारी पड़ गया, अपना आराम से व्यापार कर, अपना शासन कर रहा था। अब समझिए कि यो नाम मात्र के नवाब था। उसके बाद 1765 से 72 तक अंग्रेज सिर्फ इंडिया को लूटे। 1765 से 72 तक क्या किए, सिर्फ लूटे, मैंने जितना सोचे यहाँ से धन पहले क्या करें, हटा लें। उसके बाद से शुरू में अभी तो आया था, सोचा कि यहाँ से जितना है, इसलिए लोग कहता है यहाँ सोने की चिड़िया थी, अंग्रेज इसको क्या किया, लूट के लेके चल गया। अंग्रेज यहाँ से बहुत संपत्ति ले गया। अभी अंग्रेज जो है वहाँ पर अमीर है सब, वहाँ गरीबों आदमी चलता है 4 व्हीलर से, ठीक है, जा रहा है टेम्पो के पंचर बनाने, वो 4 व्हीलर से जाएगा, समझ गए। यहाँ के धन लूट लिया सब, यहाँ वो बाइक खरीद लेगा तो पड़ोसी को नहीं चिन्हेगा, बोलेगा कि बाप रे हमारा इतना धनी कौन नहीं, और लेटर पर हाथ रहेगा, एकदम उड़ेले जाएगा, उड़ेले। हाँ सामने जो आ गया तो उसके बाद से पहले ठोकर मारेगा, तब पहचानेगा कि कौन है। चलिए इसके बाद से जो मीर जाफर के बाद, मीर जाफर को क्या किया था, 1765 में खत्म हो गया। उसके बाद से उसका बेटा था नजमा-उद-दौला, कौन था, मैंने 1765 में ही मीर जाफर की मृत्यु हो गया। उसके बाद से नजमा-उद-दौला बना, और नजमा-उद-दौला क्या हुआ, इसका उम्र बहुत कम था, ठीक है, ये नाम मात्र का था। उसके बाद से इसको 50 लाख वार्षिक पेंशन देता था अंग्रेज, बोला कि ठीक है तुम नवाब रहो, अब तुम खाली नाम मात्र के नवाब रहो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ करना नहीं है। अब 50 लाख रुपया बैठने का मिल जाता था इसको, ठीक है। अब पूरा वास्तविक शक्ति जितना भी था सब अंग्रेज के हाथ में था। क्या था, अंग्रेज जैसे चाहता था वैसे, आई समझिए कि एक कठपुतली था सब, बस ऐसे ही चला रहा था कि नवाब है तो रहने दो, कोई दिक्कत ना है, बढ़। उसके बाद 1766 में इसे क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो अगला बना सैफुद्दौला, कौन बना, सैफुद्दौला। और सैफुद्दौला 1766 से क्या हुआ, 70 तक इस शासक रहा। उसके बाद से जो 50 लाख पेंशन यहाँ देता था, धीरे धीरे घटा के इसका कर दिया 12 लाख, कि बोला कि अब तो कौन है, जितना देंगे लेना है तो लो, आना तो नौत रही। बोला कि चलो जितना ही मिल रहा है उतना ही, अगर ना ये कुछ करेंगे तो वो 1-1 लाख महीना आ रहा है ना उस टाइम, इससे कोई कमी क्या था, ऐश करना था। उसके बाद से 70 में इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बना मुबारक-उद-दौला, और ये था अंतिम नवाब। क्या था, तो पूछ देगा
जो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक उद्दौला, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये 1770 से 75 तक बना और इसका पेंशन 12 लाख से घटा के 2 लाख कर दिया। सॉरी, 2 लाख घटा के 10 लाख कर दिया। बोला कि तुम 10 लाख आपने में काम चला लो। कि बोला कि ठीक है, कोनो दिक्कत ना है, जैसा महाराज जी आप लोग दीजिए। उसके बाद से क्या हुआ, जैसे 1772 हुआ तो उसके बाद से विलियम हेस्टिंग जो क्या था, गवर्नर बन के आया। सॉरी, वारेन हेस्टिंग, यहाँ विलियम हेस्टिंग दूसरा है, वारेन हेस्टिंग क्या हुआ, गवर्नर बनकर आया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स क्या हुआ, नेक्स्ट अगला गवर्नर बन के आया। अभी आया तो पूरा कहानी पलट दिया। क्या किया, जो द्वैत शासन था यहाँ पे खत्म किया। उसके बाद नवाब पद का अंत कर दिया। नवाबी अभी हटाइए, ठीक है, ये नाम मात्र का नवाब क्या है, ये रहने से कोनो फायदा नहीं, इसको झंझटे हटा दिया। तो नवाब पद को क्या किया, हटा दिया। द्वैत शासन हटाया, तो कौन हटाया था, हेस्टिंग्स। द्वैत शासन, उसके बाद से बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये पर क्या किया, पूरा डायरेक्ट नियंत्रण हो गया। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर किसका शासन चलने लगा, अंग्रेज का। अब अंग्रेज का। अब इसके बाद से क्या हुआ, पूरा अंग्रेज, सॉरी पूरा बंगाल वाला एरिया, और इस पर क्या हुआ, पूरा वारेन हेस्टिंग्स के नियंत्रण में आ गया। अब पूरा अब यहाँ से कोई नवाब वाब नहीं। अब क्या किया, अब डायरेक्ट किसके हाथ में आ गया, गवर्नर के हाथ में आ गया। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।